हे गाइस, स्टार रिकॉर्ड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जहाँ लास्ट वीडियो में एक काफी क्रेजी चीज हुई थी, यानी कि वाइट जो कि बैम को मारते मारते चूक गया था, उसे रोकने के लिए एक काफी तगड़ी चीज रिवील कर देता है। जब वाइट बैम को फाइनली बता देता है कि कैसे हेल ट्रेन के टाइम पर उसने बैम के दो फ्रेंड्स यानी कि आर्क रैप्टर और प्रिंस दोनों को डिवार कर लिया था, यानी कि उनको मार के उनकी सोल को निगल लिया था। लेकिन इससे भी ज्यादा सैड बात ये थी कि बैम को उसकी दोस्तों ने ये बात नहीं बताई थी, बल्कि उसे झूठ कहा था उसके उठने के बाद कि कैसे वो लोग टावर में ऊपर चढ़ रहे हैं, और बैम को इस सच्चाई का पता ही नहीं था। जहाँ वाइट ने इस चीज को इसलिए बताया ताकि वो बैम को इमोशनली अटैक कर सके और बैम उससे बैटल में वापस से इन्वॉल्व हो जाए, ना कि स्केप कर जाए। तो बैम क्या डिसीजन लेगा, ये देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में हाई बटन को क्लिक करके वीडियो में आगे बने रहें। चैप्टर की स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि वाइट जैसी चीजें रिवील कर रहा था, इसके साथ ही वो काइंड ऑफ इनकी डेथ का मजाक भी उड़ा रहा था, क्योंकि उसे काफी ज्यादा चीज फनी लगी थी कि कैसे जो बैम के दोस्त हैं वो दोनों शायद इस समय उसकी बैली में होंगे, यानी कि उसके पेट में, क्योंकि वो उनको हजम जो कर चुका है। और यहाँ बैम को ये सत्य सुनने के बाद कौन की बातें याद आती हैं, यानी कि कैसे हेल ट्रेन में वो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में होने की वजह से अनकॉन्शियस हो गया था जब उसकी फाइट हाकिन से हुई थी, यानी कि जो उस समय वाइट का फॉर्म था। और उसके उठने के बाद कौन ने उसे बताया था कि कैसे मैंग नाम ने कौन को कहा है बैम को ये मैसेज देने के लिए कि कैसे वो और उसकी टीम्स यानी कि बाकी के टीम मेंबर्स जैसे कि ये हुआ आर्क कैप्टर प्रिंस, ये सभी लोग टावर में ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं और बैम को इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ऑब्वियसली प्रेजेंट में भी बैम यहाँ पे वाइट क्या होते हुए बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन हम देखते हैं कि वो इमोशनली काफी हिल चुका था अंदर से, और बैम वाइट को फ्रस्ट्रेट होकर बार बार एक ही चीज कह रहा था कि तुम झूठे हो। जब हम देखते हैं डिवीजन कमांडर आर्या को भी बैम को रोकते हुए किसी तरीके से, क्योंकि वो काफी ज्यादा वर्कड जो हो गया था। वही दूसरी तरफ वाइट जो कि बैम को अभी भी उकसा रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि बैम अपने आप को गिल्टी नहीं देखना चाहता और इसीलिए इन बातों विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं बैम को ये चीज पता होनी चाहिए कि उसके दोनों दोस्त इसलिए मारे गए क्योंकि वो बैम को फॉलो करते आ रहे थे। वही सभी बातों के बीच में हम देखते हैं कि जो जंप था यानी कि वो टेलीपोर्ट होने वाली डिवाइस वो भी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके थ्रू बैम और आर्या दोनों एस्केप करने वाले थे वाइट के चंगुल से। वही दूसरी तरफ वाइट ये बात जानता था और इसीलिए बैम को काफी स्माइल के साथ कह रहा था कि अगर तुम सही में सत्य जानना चाहते हो या मुझे रिवेंज लेना चाहते हो अपने दोस्तों के लिए, तो तुम्हें वेट करके रुकना होगा दूसरे साइड मेरे आने तक। एंड ऑब्वियसली अगले टर्न में वाइट सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उस जगह पर पहुंच जाएगा। और हम जाते हैं बैम के नेचर की वजह से कि बैम ये बात सुनने के बाद वहां से नहीं जाना चाहता था, लेकिन डिवीजन कमांडर यहाँ पे किसी तरीके से बैम को जबरदस्ती अपने साथ टेलीपोर्ट करा लेती है, जब उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे वाइट उसे प्रोवोक कर रहा है यानी कि उकसा रहा है। लेकिन बैम जो कि यहाँ से ऑब्वियसली नहीं जा रहा था, और यहाँ पे जाते जाते बैम फाइनली एक चीज और कहता है कि अगर तुमने सही में उन दोनों को डिवाइड किया है तो मैं इसी मोमेंट इसी पल तुम्हारा अंत करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ वाइट यहाँ पे काफी मिस्टीरियस सी लाइट को नोटिस करता है बैम के अंदर से आते हुए, जिसको उसे एक तरीके से ऑर्ब को रिमाइंड कराता है, जिसको हम देखते हुए टेलीपोर्टेशन के एक्टिव होने के बाद यूज होते हुए। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्राक और डोआन की टीम को, जो कि कैट टावर के अंदर थे ऑब्वियसली, और करेंटली उस चूहे को ढूंढ रहे थे जिससे वो फील्ड में जा सकें। ये दोनों इतने देर से एक चूहे को ढूंढ रहे थे कि इनको तो अब शक होने लग गया था कि इस टावर के अंदर यानी कि इस गेम के अंदर कोई चूहा है भी या नहीं, या फिर ये दोनों एक्सट्रीमली अनलकी हैं। चाहे डोआन तो काफी इस बात से एग्री कर जाती है और वो ये बात कहते हुए काफी खुश भी लग रही थी। क्राका को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वाला कोई इतना चेयरफुल कैसे हो सकता है। वहीं जहाँ एक तरफ ये दोनों सारे एरियाज को लगातार ढूंढ रहे थे और एक फाइनल रास्ते की तरफ जाते हैं जहाँ इन्होंने अभी तक नहीं देखा था। वहीं से बीच हम डोआन को क्राका से एक बात पूछते हुए देखते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी भी स्लेयर का अच्छा पास्ट नहीं रहा है जहाँ पे वो खुश और एक अच्छी लाइफ जिया हो, लेकिन फिर भी किंग साहस से हेट करना और वो भी इतना ज्यादा कि कोई स्लेयर की पोजीशन को एक्वायर करे, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और यही बात डोआन जानना चाहती थी कि आखिर क्राका किंग साहस से इतना नफरत क्यों करता है। जब क्राका इसका आंसर तो नहीं करता, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि आखिर डोआन सडनली ये बात क्यों जानना चाहती है। जब डोआन इसके आंसर में बताती कि कैसे जब वॉल के अंदर सील थी तो लगातार इस बात के ऊपर काफी ज्यादा सोचती थी कि आखिर वो कौन सा रीजन था
जिसकी वजह से उसे किंग ज़ा से इतनी नफरत थी। एंड ऑब्वियसली इसका कोई रीजन तो जरूर रहा होगा जो कि डोआन को क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचती है क्या एक रीजन सही में इतना वर्थ इट है कि अपनी पूरी लाइफ को किसी को सिर्फ नफरत करने के लिए वेस्ट कर दे। डोआन को ये बात समझ में आई थी उस टाइम पर कि कैसे ही वॉर खत्म होने के बाद उसे अपने अपोनेंट से हेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे जैसे वो ऐसा चीज को फॉलो करेगी उसके आसपास के लोगों के बीच में भी वो हेट बढ़ेगी, यानी कि किंग ज़ाद को लेकर। लेकिन जब वो वापस से इन सब चीजों के बीच में आई है और जो उसकी फ्रेंड यानी कि लूट के साथ हुआ, उसे ब्लैकमेल करके उसे सेक्रीफाइस करवा दिया गया, ये चीज उसे वापस से गुस्सा दिलाती है और रिवेंज लेने के लिए मोटिवेट करती है और इसलिए अपने आंसर्स ढूंढ रही है वापस से। और ये वो रीजन था कि उसने स्लेयर यानी कि क्राका से पूछा था उसकी नफरत करने के रीजन के बारे में। क्या आखिर वो रीजन क्या हो सकता है कि कोई अपनी पूरी लाइफ को इस चीज को लेकर डेडिकेट कर दे, या हम इन दोनों काफी तेज से आगे बढ़ते हुए तो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्राका फाइनली ये चीज बताता है कि आखिर वो किंग ज़ा से हेट नहीं करता, बल्कि ये तो नेचुरल है उसके लिए जब से वो पैदा हुआ है और इसलिए उसे किसी रीजन की भी जरूरत नहीं है। ये एक तरीके की डेस्टिनी है जिसके साथ वो बॉर्न हुआ है एंड ऑब्वियसली वो ऐसा करना रोक भी नहीं सकता, चाहे वो कितने सिली क्यों ना हो किसी और के लिए। जब डोआन इस सांस सुन के ज्यादा सरप्राइज नहीं होती और कहती है कि तुम बिल्कुल चा की तरह हो, जहाँ पे शायद लॉर्ड चा के पास भी बॉर्न होने के साथ इस तरह की नफरत उसके साथ आई होगी, यानी कि उनकी किस्मत में लिखा है। जहाँ पे इन दोनों की सही डिस्कशन हम होते हुए देखते हैं आगे भी। वहीं पे डोआन अपनी फ्लावर की पावर यूज करके लगातार सारी जगह को स्काउट करी थी, यानी कि चूहे के ट्रेसेस ढूंढने की कोशिश करी थी, जहाँ उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिलती है। वहीं पे डोआन क्राका से कहती है कि शायद एक तरीके का कॉस्मिक प्रैंक है, यानी कि ये ब्रह्मांड आपसे चाहता है कि आप ऐसा करो जिसको आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। लेकिन क्राका इस बात से पूरी तरह से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि आर्टिफिशियली भी हेट्रेड को बनाया जा सकता है और वो ऐसे एक पर्सन को जानता भी है। जहाँ सरप्राइजिंगली वो यहाँ पर बैम की बात कर रहा था, क्योंकि वो बताता है कि बैम को कैसे टावर के बारे में कुछ भी नहीं पता था जब वो यहाँ पर आया था। और समय के साथ उसने ये चीज सीखी कि भला किसी को हेट कैसे किया जा सकता है जब आपकी टीममेट्स की जान खतरे में हो। और उसके आ गया सर्कमस्टांसेस और साथ में सिचुएशंस के थ्रू किसी जहाज से नफरत हो और एज अ रिजल्ट उसे स्लेयर कैंडिडेट भी बनना पड़ा। डोआन को तो विश्वास नहीं होता कि आर्टिफिशियली भी किसी के अंदर नफरत पैदा की जा सकती है किसी के लिए, और उसे काफी बुरा लग रहा था खासकर बैम के लिए। क्या किसी साथ ऐसा होता है तो ये बहुत ही बुरा है और साथ ही में बहुत उदास करने वाला भी, और वो भी तब जब आपकी किस्मत में लिखा ना हो पहले से। और यहाँ पर हम क्राको को काइंड ऑफ एग्री करते हुए देखते हैं, जहाँ उसे अपने मास्टर की कई भी कुछ बातें भी याद आती हैं और उसे रियलाइजेशन होता है कि आखिर उसके मास्टर बैम से इतना कनेक्टेड क्यों थे और वो उस पे इतने ज्यादा स्लेयर कैंडिडेट को बचा के रखना चाहते थे इन सभी चीजों से, और साथ ही उस नफरत को भी जिसकी वजह से वो स्लेयर कैंडिडेट बना, क्योंकि वो आर्टिफिशियल हेट्रेड या नफरत पैदा करने वाला बैम के अंदर कोई और नहीं बल्कि उनके मास्टर खुद थे, यानी कि जिनसुंग हा। और आज समय का फेर ऐसा है कि बैम उसी पर्सन को बचाने जा रहा है जिसकी वजह से उसकी किस्मत में ये मिसफॉर्च्यून आया है, यानी कि दुर्भाग्य। वही इन्हीं फिलोसफिकल बातों बीच में फाइनली डोआन एक चूहे को नोटिस कर लेती है, लेकिन इससे पहले क्राका अपनी टेंटिकल्स का यूज करके उस चूहे को पकड़ पाता। वो एक टनल में घुस जाता है जिसको फॉलो करते हुए अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। और यहाँ पर हम क्राका को अपनी स्लेयर की पोजीशन की अथॉरिटी का यूज करते हुए देखते हैं, जहाँ डोआन को ऑर्डर करता है कि उसे उस चूहे के पीछे जाना चाहिए, जहाँ ऑब्वियसली डोआन को बात पसंद नहीं आती और कहती है तुम काफी यंग हो कि मुझे ऑर्डर कर सको। लेकिन तभी दोनों नोटिस करते हैं कि इस टनल के अंदर दो चूहे थे और ये दोनों फाइनली इसके पीछे चले ही जाते हैं। लेकिन तभी ये रिवील होता है कि जैसे ही दोनों टनल के अंदर जाते हैं कोई इस गेट को क्लोज करने के लिए कहता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक और डिवीजन कमांडर था और वो इस टनल को एसिड से फिल करने वाला था। और थोड़ी देर अंदर जाने के बाद टनल में डोआन और क्राका दोनों एसिड को भी देख लेते हैं जो कि चूहे को लगातार फॉलो कर रहे थे। वहीं बाहर हम देखते हैं उस डिवीजन कमांडर को, जिसको लगता है कितना इजी था उसके एनिमीज को डिस्पोज ऑफ करना, यानी कि उनसे निपटना। और हमें पता लगता है कि उस दूसरे चूहे को भी पकड़ के इसी डिवीजन कमांडर ने उस टनल के अंदर डाला था, क्योंकि उसका प्राइमरी मोटिव यहाँ पर ये था कि उसे फील्ड पर ना जाकर यहाँ पे जो लोग जाना चाहते हैं उनसे निपटना, यानी कि उन लोगों को कैट टावर से बाहर जाने से रोकना था, जो कि वो कर भी रहा है। लेकिन इसके अगले पल हम देखते हैं टावर के बीच में काफी सारे ब्लास्ट और क्रैक बनते हुए, जिसके अंदर से एक डार्कनेस वर्ल्ड का और बाहर निकलता है, जो कि ऑब्वियसली क्राका का था। जहाँ पर हम डोआन को क्राका को भी देखते हैं, जब डोआन को समझ में नहीं आता कि वो भी एक पल पहले कहाँ चली गई थी।
और एक्चुअल में हुआ क्या जिसकी वजह से लोग बच गए उस एसिड से। लेकिन हमें पता लगता है कि क्राकर ने एक्चुअल में अपने डार्कनेस ऑफ वर्ल्ड का यूज किया था, यानी कि जहाँ पे अपने रियल हार्ट को छुपा के रखता है वहाँ पर दोनों टेलीपोर्ट कर गए थे बिल्कुल एंड मोमेंट पे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सप्लेन करने को कोई टाइम नहीं था क्योंकि सामने एक आर्मी खड़ी थी और साथ ही में एक डिवीजन कमांडर भी, जिनसे उनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है अगले पल ही। वही हम देखते कि डिवीजन कमांडर की पूरी ट्रूप्स यानी कि पूरी बटालियन यहाँ पे पहले से स्टेशन थी, जो कि यहाँ पर सीधे क्राका और डोवान पे अटैक कर देती है एज अ ह्यूमन शील्ड। और जहाँ एक तरफ डोवान और क्राका दोनों इतनी सारी सैनिकों से निपट रहे थे, ये डिवीजन कमांडर इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ इन सारी आर्मीज का आने का कोई नंबर खत्म ही नहीं होता, यानी कि काफी ज्यादा तादाद में थे। और ये देखने के बाद क्राका अपनी स्ट्रेटजी को बदल देता है और कहता है कि मुझे पता है कि इस तरह की ह्यूमन वेव से कैसे डील किया जाता है। जब हम देखते हैं उसे अपने वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस से अपने खुद के ट्रूप्स को बाहर बुलाते हुए, जिनको वो जब समन करता है तो देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने नर्क के द्वार खोल दिए हो। और हमें ये भी साथ में बताया जाता है कि कैसे क्राकर ने इस बैटल में आने से पहले अलग अलग जगह से अपने काफी सारे ट्रूप्स को जमा करके अपने इस अलग से वर्ल्ड के अंदर रख रखा था, ताकि वो किसी पॉइंट पे भी उनको टेलीपोर्ट करके कहीं भी बुला सके। एंड ऑब्वियसली डोवा ने देखकर काफी सरप्राइज तक होती है, जिसके मुंह से यहाँ तक ये निकल जाता है कि होली क्रैप, एक पूरी सेना कहाँ से आ गई। जहाँ पे क्राका फ्लैक्स मारते बताता है कि शायद वो भूल गई कि उसके साथ एक स्लेयर है और उसके पास काफी सारे प्यादे हैं एक वॉर के अंदर यूज करने के लिए। और देखा जाए तो एक कॉमन सेंस भी है, एक स्लेयर अपने सारे सीक्रेट सबके सामने एक ही बार में नहीं लेकर आता और ये सारी चीजें काफी समय से अंधेरे में छुपी हुई थी, सही मौका ढूंढते हुए अपने आप की प्रेजेंस को दिखाने के लिए। वो इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है फील्ड के ऊपर, जहाँ पर मार्या और बैम को देखते टेलीपोर्ट होते हुए, जहाँ डिवीजन कमांडर बैम से पूछती है क्या वो अब स्टेबल है। लेकिन कुछ देर जवाब देने के बाद भी हम देखते हैं कि बैम कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता और फाइनली हम उसका एक आउटब्रस्ट देखते हैं, यानी कि गुस्से से चिल्लाते हुए उसको देखते हैं। और बैम की फेस एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है जैसे कि उसके अंदर कुछ बदल गया हो। वो काफी ज्यादा कोल्ड देखने में लग रहा था और हम देखते उसकी आंखों में एक अलग तरीके का गुस्सा था, जिसकी वजह से बैम बार बार बड़बड़ाते हुए कह रहा था कैसे वाइट को मारने वाला है। और वही वो डिवीजन कमांडर यानी कि आर्या इस बात को सुन के बैम को समझाने की कोशिश भी करती है कि कैसे दोनों मिलके भी काफी मुश्किल से मैनेज कर पाए थे वाइट के सामने खड़े होने के। और यहाँ पर अब बैम उससे सामने से वापस लड़ना चाहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि उन्हें यहाँ से आगे चले जाना चाहिए। लेकिन बैम यहाँ पे साफ मना कर देता है और कहता है तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसे हराना दे, और वो कहीं जाएगा भी नहीं। और ये यहाँ पे यहाँ तक भी समझाती है बैम को कि ये दोनों मिलके काफी मुश्किल से उसे रोक पाए थे 10 मिनट के लिए। और चाहे बैम के पास कितनी रीजन क्यों ना हो, अपने आप को मरवा देने से वो कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन बैम जो कि लगातार रो रहा था यहाँ से जाने से सीधे मना कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ वाइट जो कि जंपिंग पैड के सामने खड़ा था, उसके लिए भी ये चीज एक्टिवेट हो जाती है। और अब उसके पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे, जहाँ वाइट ही कहता है कि उसने काफी लंबा जीवन जिया है, लेकिन ये जो 10 मिनट है ये उसे उससे भी ज्यादा फील हो रहे हैं जब वो बैम से मिलने वाला है वापस से फाइनल फाइट के लिए। वहीं पे उस टेलीपोर्ट डिवाइस की दूसरी तरफ बैम था, जो कि काफी गुस्से में था और कह रहा था कि वाइट को कभी माफ नहीं करेगा। और हम देखते बैम की इनर वर्ल्ड में, जो कि हमने राइस पोर्ट ट्रेनिंग के टाइम में देखा था, वहाँ पर अलग ही तरीके से दरारें पड़ रही थी उस व्हाइट लाइन के अंदर, जिसके थ्रू बैम ने खुद को अपनी पावर को डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो तो। वही अब सीन शिफ्ट होता है, हम सेविश और हासु पे फोकस करते हैं, जहाँ हासु काफी ज्यादा थक चुका था, या ऐसा कि उसकी बॉडी अब काम नहीं कर रही थी। और यहाँ पर हासु डिक्लेयर भी कर देता है कि वॉर में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा अभी के लिए। वही शिवशु जो कि एम्बुलेंस चिल्ला रहा था, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एम्बुलेंस आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे हासु जब शिवशु से कहता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, तो शिवशु से जवाब में बताता है कि कैसे हासु पहले से काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हासु के फेस पे हम अलग ही तरीके की डेस्परेशन देखते हैं, जहाँ इसके साथ ही वो कहता है कि वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। और साथ ही भी एक रिक्वेस्ट भी करता है शिवशु से कि कैसे इस इंसिडेंट के बारे में शिवशु कून को ना बताए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फक योर ट्विन लड़की यहाँ पे सारी रेसिस को लेट कर रही थी कि कैसे जो उनके एनिमीज है वो आस पास ही हो सकते हैं, तो उन्हें एक साथ यूनाइट होकर रहना होगा। और यहाँ पर हम चा को भी देखते हैं, जो कि कैनियन एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था, जहाँ वो उसे बताता है कि कैसे वो बैम की साइड से है, यानी कि शेयर कैंडिडेट से। जिस बात को सुन के ये कैनियन यहाँ पर पूछता है क्या लॉर्ड यामा भी यहाँ पर आए हैं।
और यह कैनिन यहाँ पर अपने वापस से लॉर्ड से मिलना चाहता था, जहाँ हमें पता लगता है कि इसकी आंखें अभी भी एक अलग ही तरीके से हो रखी थी, यानी कि ब्रेन वॉश था याशा के थ्रू, ताकि अपनी स्नाइपर एबिलिटीज को यूज ना कर सके। वही प्रेजेंट में बैटलफील्ड में यामा के तो लगे हुए थे, क्योंकि हम उसे देखते हैं वो इतनी बुरी हालत में था जहाँ पे ऐसा लगता है वो अपने खून से पूरी बॉडी में डूब रहा था। कि सामने खड़ा था लॉर्ड याशा, जो कि अपने हाथों को साफ करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा मार मार के भरता बना दिया, लेकिन फिर भी तुमने एक बार भी मेरे सामने अपनी जान की भीख नहीं मांगी। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि कैसे इन दोनों की बैटल में काफी सारे टर्न जा चुके हैं, यानी कि जो 10 मिनट का एक टर्न आता है और यामा काफी पीछे हो चुका है। और इस केस में याशा चाहता है कि यामा को यहाँ रोकने के लिए वो यहीं पर वेट करेगा ताकि ये गेम खत्म हो जाए। और इतना ही नहीं, याशा यहाँ पे यामा की अनकॉन्शियस बॉडी के पास में ही बैठकर उसे बताता है कि कैसे ये बैटल वैसे भी एंड होने वाला है, जिसके साथ इसके टीम मेट, इसके सारे कैनिन्स फेलो और उसके दोस्त मारे जाने वाले हैं। और उस पूरे टाइम में यामा को यहीं पे लेटकर रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि याशा चाहता था कि यामा फील करे कि वो कितना पावरलेस है और वो चाह कर भी कुछ अचीव नहीं कर सकता, ना ही किसी को बचा सकता है। और फाइनली जब उसे बात सर में आ जाएगी तो यामा उसी जगह वापस चले जाए जहाँ पर वो इतने समय से छुपा हुआ था। वहीं कैट टावर पे हमें वापस से डूम और पॉल को दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता लगता है डूम के थ्रू कि कैसे जो पॉल है वो भी बेहोश सा हो गया है, क्योंकि उसने ट्रांसफॉर्मेशन को काफी ज्यादा यूज कर लिया था। और प्रेजेंट में सिर्फ डूम ही वो पर्सन है जो कि यामा की हेल्प कर सकता है फील्ड पर जाकर, क्योंकि डूम को पता है कि यामा खुद से याशा को कभी डिफीट नहीं कर सकता। और एक टाइम पर आने के बाद डूम एक चूहे को देख लेता है, लेकिन उसके साथ ही वहाँ पे काफी सारा एसिड भी था। एंड ऑब्वियसली डूम यहाँ पे इतना स्मार्ट था ये चीज समझने के लिए कि एक ट्रैप है जहाँ पे चूहे को जानबूझ के एसिड के बीच में रखा गया है। और जिस तरह की हाई स्टिक गेम है ये, इस तरह का एसिड नॉर्मली किसी हाई रैंकर को भी हार्म कर सकता है। और यहाँ डूम दूसरी अलग तरीके की स्ट्रेटजी सोचने लगता है और ट्राई करने की कोशिश करता है उस माउस को पकड़ने की, ताकि उसे बिना किसी कोई खतरे की एसिड के वो अपने मोटिव्स को पूरा कर सके। लेकिन यहाँ पर से कोई भी ऑप्शन वायबल नहीं दिख रहा था, यानी जिससे वो चीज पॉसिबल हो सके। और यहाँ एसिड के मूवमेंट्स देखकर उसे ऐसा फील होता है जैसे कि एसिड कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जिसका अपना माइंड हो। लेकिन फाइनली यामा कोई ऑप्शन ना देखकर अपने भाई यामा को बचाने के लिए यहाँ पर एक रिस्क उठाता है, जहाँ वो कोशिश करता है कि वो इतनी फास्ट मूव करे कि एसिड उसकी बॉडी तक पहुंचने से पहले वो माउस को यूज करके टेलीपोर्ट हो जाए। और होता भी ठीक ऐसा ही है, जहाँ पे फाइनली हम डूम को टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं फील्ड पर, जहाँ उसकी बॉडी पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी एसिड अटैक की वजह से। और वो बिल्कुल सामने था यामा की बॉडी के सामने, जहाँ वो यामा को ऐसे पड़े हुए देखता है ब्लड के साथ, तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वही दूसरी तरफ कैट टावर में हमें हॉकनी की टीम को भी दिखाया जाता है फाइनली, जो कि कंट्रोल रूम के गेट पर खड़े थे। और यहाँ सबसे पहले सबसे हिम्मत वाला बंदा आगे बढ़ता है, यानी कि रैक, जो कि अंदर जाते ही कुछ अजीब सी चीजें देखता है। और हमें भी दिखाया जाता है कि कैसे उस पूरे अजीब से रूम के अंदर हवा में बहुत सारी मछली और सी क्रिएचर्स तैर रहे थे, जिसको कंट्रोल रूम यानी कि फिश टैंक कहा जाता है। जिसे देखकर हॉकनी सोचता है कि हमें इन सी क्रिएचर्स का यूज करना है इस गेम को खेलने के लिए। जब हम डिस्कस करते हुए भी देखते हैं कि आखिर ये गेम किस तरीके का होगा और इसे खेला कैसे जाएगा। वहीं हॉकनी का मानना था कि अगर यहाँ पे कोई एनिमी उनके सामने नहीं है तो ये कुछ ज्यादा इजी नहीं लग रहा है। वहीं थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद इन्हें पता लगता है कि हर एक सी क्रिएचर या ऐसे फिश के ऊपर एक तरीके के सर्कल्स, ट्रायंगल्स और डिफरेंट तरीके के शेप्स बने हुए हैं। और अभी ये सारी चीजें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे। हम इनके सामने एक टायरेंट ऑफ द फिश टैंक यानी कि ट्रूगे, जो कि काइंड ऑफ क्रैब लग रहा था, इनको अप्रोच करते हुए देखते हैं। जहाँ पे क्रैब अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि कैसे जब तक लॉर्ड याशा ने उसे पकड़कर इस फिश टैंक के अंदर नहीं रखा था, वो लॉर्ड ऑफ द सी था, यानी कि वो समुद्रों पे राज किया करता था। और अब उसे यहाँ पे अजीब सा सिली गेम खेलना होगा इनके साथ, ताकि इस जगह को छोड़कर अपनी आजादी को प्राप्त कर सके। वही रैक जब इस क्रैब को बोलते सुनता है तो काफी सरप्राइज आता है और बाकी से कहता है तुमने देखा क्या तुमने देखा कि क्रैब बोल सकता है। जहाँ हॉकनी बगल में खड़े होके सोच रहा था कि भला ये बात कह भी कौन रहा है, तुम खुद एक टॉकिंग एलिगेटर हो। वही हम आगे चलकर इस गेम के बारे में इस क्रैब के थ्रू जानने को मिलता है, जहाँ पे वो कुछ स्क्रीन भी लगाता है, जहाँ पे उसे फील्ड के बारे में दिखाया जाता है। जहाँ एक तरफ तो बैम था और दूसरी तरफ यामा, जहाँ हॉकनी स्क्रीन पर देखते समझ जाता है कि यामा के लिए चीजें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि याशा शायद जीत चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम योन को भी देखते हैं, जो कि काफी अच्छे से फील करी थी कि व्हाइट बैम फील्ड में भला क्या कर रहा है और चीजें उस साइड भी काफी बुरी हो सकती हैं। और यहाँ क्रैब अब गेम के बारे में आगे बताता है कि एक्चुअल में फील्ड में जो इनके दोस्त फाइट कर रहे हैं उनकी हेल्प ये लोग यहाँ से कर सकते हैं गेम खेल कर।
और ऐसा करने के लिए क्रैब अब गेम के बारे में और एक्सप्लेन करता है कि कैसे इस रूम के अंदर जो डिफरेंट फिश हैं उनके अलग अलग कलर है, यानी कि रेड, ब्लू और ऑरेंज। साथ में उनके ऊपर एक अलग तरीके से साइन भी है, यानी कि सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर। और इन सभी के अपने अपने सिंबल, अपने अपनी पॉइंट वैल्यूज है। यानी इस गेम में इन शेप्स को कॉइन कहा जाता है और इन सिंबल कॉइन्स को यूज करके वो लोग गेम में चीजें परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया भी बताया जाता है कि पूरी गेम के दौरान इन शेप्स की जो वैल्यू है वो लगातार चेंज होती रहेगी और जो करंट पॉइंट होते हैं वो इनके लाइट हाउस पे दिखाया जाता है। चाहे गेम को स्टार्ट करते हैं 100 पॉइंट के साथ और साथ ही में जो सिंबल कॉइन थे उन सभी कॉइन्स की समय इक्वल वैल्यू होती है, यानी कि उनको परचेज किया जा सकता है 100 पॉइंट से। लेकिन जैसा किसी नॉर्मल वर्ल्ड इकोनॉमी में होता है, यहाँ पे भी ये जो सिंबल्स की वैल्यू है ये लगातार गेम में बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जैसा कि रियल वर्ल्ड में करेंसी के साथ भी होता है उसकी डिमांड और सप्लाई को लेकर। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ पे करेंसी है तो गेम में खरीदा क्या जाएगा, जिसकी वजह से हमें अब आइटम लिस्ट भी दिखाई जाती है जो कि इनके लाइट हाउस पे भी पैरेलली शेयर की जाती है, जहाँ हम देखते हैं अलग अलग चीजों को। वहीं अभी क्रैब ये इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि अगर इस गेम में करेंसीज की वैल्यू को कैसे इंक्रीज किया जाता है या इनकी वैल्यूज चेंज कैसी होंगी। जहाँ सबसे पहले ये चीज बताई जाती है कि जो रेड फिश है वो वैल्यू इंक्रीज करती है, जो ब्लू फिश है वो वैल्यू को रिड्यूस यानी कि कम करेगी, और जो ऑरेंज फिश है वो वैल्यूज को एक्सचेंज कर सकती है। और हमें एक एग्जांपल से अब समझाया जाता है कि अगर ये लोग एक रेड फिश को कैच करते हैं जिसके ऊपर स्क्वायर का सिंबल है, तो इस केस में जो स्क्वायर सिंबल होगा वो डबल हो जाएगा, यानी उसकी पॉइंट वैल्यूज। वही इसके दूसरी तरफ अगर ये ब्लू फिश को पकड़ते हैं जिसके ऊपर स्क्वायर का सिंबल है, तो इस केस में स्क्वायर की वैल्यूज हाफ हो जाएंगी। एंड ऑब्वियसली जितनी स्ट्रेटेजिकली ये अलग अलग फिश को यूज करेंगे ये उतना ही ज्यादा चीजों को खरीद सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी वैल्यू ज्यादा है या फिर कम। और इन लास्ट हमें बताया जाता है कि अगर ऑरेंज फिश को पकड़ा जाता है जिसके ऊपर कोई सिंबल है तो उसको दूसरे कॉइन सिंबल से चेंज किया जा सकता है, यानी कि स्क्वायर से ट्राइंगल में या ट्राइंगल से सर्कल में एंड वाइस वर्सा। और इसके साथ ही कुछ और रूल्स भी बताए जाते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फाइनली अब ये बताया जाता है कि इन फिश को पकड़ना कैसे है। और इसके लिए रूल काफी सिंपल था कि यहाँ पे फिश को पकड़ने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेयर का यूज कर सकते थे, यानी कि भाले का। और फाइनली ये गेम जितना सिंपल दिख रहा था उतना होता नहीं है, और हमें फाइनली रिवील किया जाता है कि क्रैब एक मछली को खा लेता है उनके सामने, ये कहते हुए कि अगर तुम उस मछली को नहीं पकड़ पाए और मैंने उसे पहले खा लिया तो इस केस में वो लोग हारेंगे, यानी कि उनके पॉइंट्स लूज होंगे। एंड ऑब्वियसली जितना ये लोग वेट करेंगे या सोचेंगे और टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा नुकसान में रहेंगे, क्योंकि जो क्रैब है वो लगातार फिश को कंज्यूम करते रहेगा। और इतना ही नहीं, बाहर फील्ड में गेम खत्म होने से पहले अगर इसने सारी फिशेस खा ली तो इस केस में क्रैब जीत जाएगा और उसे फाइनली आजादी मिल जाएगी वापस से समुद्र में जाने की। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पे हॉकनी और उसके बाकी के टीममेट्स हैं, यानी कि जो भी लोग इस गार्ड दोस्तान गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमेशा के लिए कैट टावर के अंदर कैद कर लिए जाएंगे। वही इसी बीच हॉकनी नोटिस करता है कि कैसे क्रैब की फिश खाने की वजह से जो सर्कल उसकी वैल्यू डबल हो चुकी है, यानी कि उसे सिर्फ 200 पॉइंट पे खरीदा जा सकता है। और इसे देखकर हॉकनी बाकियों से कहता है कि उन्हें जल्दी से कुछ चीजों को खरीदना होगा इससे पहले कि वो क्रैब सारी चीजें खराब कर दे। और इनकी टीम डिस्कस करने के बाद डिसाइड करती है कि यामा इस समय सबसे बड़ी परेशानी में है, तो यहाँ पे उनको उसकी हेल्प करनी चाहिए सबसे पहले। वहीं दूसरी तरफ जो रैक था उसका कहना था कि हम इस फिश के पीछे जा ही क्यों रहे हैं, क्यों ना हम सीधे इस क्रैब का शिकार करें। और इतना नहीं, रैक किसी के आंसर का वेट भी नहीं करता, हम उसे सीधे अपने वेपन को थ्रो करते हुए देखते हैं उस क्रैब के ऊपर, लेकिन उसकी स्किन इतनी थिक होती है जिसकी वजह से वो स्पीयर अपना डायरेक्शन बदल के वापस रैक के हाथ में आ जाता है, जहाँ हॉकनी से डांटते हुए कहता है क्या उसने सोचा कि इतने हाई रैंक का यहाँ पे क्रॉल कर रहे हैं तो कोई नॉर्मल सा क्रैब यहाँ पर उनके सामने होगा। और यहाँ हॉकी समझाते हुए रैक को बताता है कि उन्हें इस गेम के अंदर थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है और इसलिए रैक को काम डाउन होकर सोचना होगा। और यहाँ हॉकी अपना प्लान बताते हुए बताता है कि कैसे वो फ्यूचर देख सकता है कुछ सेकंड पहले और अपनी आइज का यूज करके इन्हें बता सकता है कि कौन सी फिश कहाँ मूव करने वाली है। इन्हें बस ये करना है कि क्रैब उसे ना पकड़ सके, क्योंकि उसे इस फैक्ट के बारे में नहीं पता कि हॉकनी फ्यूचर देखकर यहाँ पे चीजों को प्लान कर सकता है। जहाँ रैक भी चीज को सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, वहीं हम देखते हैं जो कि डूम को काफी ज्यादा दुख में और यामा को उठाते हुए। इसी बीच हम याशा और डूम के बीच में कुछ बातचीत होते हुए देखते हैं, जब याशा डूम को कहता है कि तुम शायद कुछ प्रिपेयर कर रहे थे मुझे हराने के लिए,
लेकिन तुम्हारे आने से पहले मैंने यामा को हरा दिया और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी तुम्हें जीवन दान दिया था लेकिन फिर भी तुम मुंह उठा के वापस मेरे सामने चले आए, जबकि यही वो शर्त थी कि तुम मुझे कभी अपना मुंह नहीं दिखाओगे जिसके वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था और तुमने ये बात अपने भाइयों तक को नहीं बताई। और याश्रा को इससे भी ज्यादा बुरा इस बात को लेकर लग रहा था कि डूम को फक जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी और रिवेंज को तो सोचना भी नहीं चाहिए था। जहाँ एक तरफ डूम यामा को बचाना चाहता है और याश्रा से कहता है कि आखिर तुम कब रुकोगे, यानी कि मुझसे मेरे भाइयों से सारी चीज छीनना जो भी हमारे पास है। वही याश्रा कहता है मैं तुम्हें इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम वापस कभी अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाओगे। जहाँ इन दोनों के बीच में भी अलग अलग अटैक को होते हुए देखते हैं, जहाँ वेस्ली याश्रा अपने हैंड को ट्रांसफॉर्म करके उसे रोक लेता है और साथ ही ये भी कहता है कि अगर तुम चाहते थे कि मैं तुमसे कुछ ना लूं तो तुम्हें अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन डूम का कहना था कि हम तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं जब तुम ही वो पर्सन हो जिसने हमारे पेरेंट्स का मर्डर किया है। और डूम का कहना था कि वो अपने मदर और फादर दोनों का रिवेंज लेकर रहेगा। जहाँ इस बात को सुन के यहाँ पे याश्रा स्माइल करते हुए कहता है तुम अपनी मदर का या फिर यामा की मदर का रिवेंज लेना चाहते हो। और साथ ही अगले दिन उसे ये कहते हुए देखते हैं कि शायद डूम ने यामा को अभी तक की सच्चाई भी नहीं बताई है कि आखिर क्यों यामा और डूम के फादर मारे गए थे और वो कितने बड़ी कायर थे। और इससे बड़ी बात कि यू डूम और यामा दोनों सगे भाई नहीं हैं बल्कि दोनों की मदर डिफरेंट थी। और सैडली हम देखते हैं कि यामा वापस से होश में आ चुका था, जो कि इस बात को सुन लेता है और याश्रा से इसके बारे में पूछता भी है। जहाँ याश्रा एक खुलासा करता है कि कैसे यामा और उसके भाइयों को अलग अलग पेरेंट्स के थ्रू ब्रीड करवाया गया था, जैसा कि लीडर और लोबोविया फैमिली चाहते थे। और इसीलिए तीनों भाइयों की मदर्स डिफरेंट थी, यानी कि लोबोविया फैमिली का जो लीडर था, यानी कि 10 फैमिली लीडर्स में से एक, वो एक्सपेरिमेंट करके क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहा था। जहाँ टॉम इस बात सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और याश्रा की बात को दबाने के लिए गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वहीं पे याश्रा चुप ना होकर यहाँ पे ये भी बता देता है कि कैसे जो यामा और पॉल है उनके पास उनकी मदर का ब्लड आया था जो उन्होंने इनहेरिट किया था और वो एक कैनिन नहीं थी। एंड ऑब्वियसली इसका मतलब ये भी है कि यामा और पॉल दोनों ही प्योर ब्लड नहीं है और यही वो मेन रीजन था कि आखिर यामा अपनी कैनिन पावर्स को क्यों किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ यानी कंट्रोल रूम में हम देखते कून को इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी उस फिश टैंक की गेम के बारे में और साथ ही उसे अवेयर करा दिया जाता है कि फील्ड में क्या चल रहा है। यानी कि एक तरफ यामा की सिचुएशन खराब है, दूसरी तरफ बैम के पीछे वाइट पड़ा है। जब हम कून को अब स्ट्रेटजी बनाते देखते हैं कि उन्हें कौन सा आइटम खरीदना चाहिए यहाँ पे इनकी हेल्प करने के लिए। जॉन एक आइटम दिखता भी है जिसका यूज करके वो एनिमी को जो कि प्रिजन से बाहर आया है उसे फोर्स कर सकते वापस जाने के लिए, लेकिन जो इसकी वैल्यू थी यानी कि ट्रायंगल में वो काफी महंगी पड़ रही थी और कून का कहना था कि उन्हें इस वैल्यू को पहले रिड्यूस करना होगा। और हमें बताया जाता है कि कून यहाँ पे कोई प्लान यहाँ पे 2 पॉइंट्स में हॉकनी से डिस्कस करता है, जहाँ पे हॉकनी का मानना था कि पहली चीज तो की जा सकती है लेकिन दूसरी काफी रिस्की है। जहाँ कून का ऑब्वियसली रिस्पॉन्स यही था कि वो कोई भी चीज को नहीं पा सकते अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेके गैम्बल ना करे। और वैसे भी चीजें काफी ज्यादा फन होने वाले क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो चीज उनकी साइड में हो जाएगी पूरी तरीके से। और इतना ही नहीं, कून का कहना था कि अगर वो अपने अपोनेंट्स को अपसेट कर दे तो गेम जीतने सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। और इतना ही नहीं, गेम को अगर फन लेकर खेला जाए तो गेम उतना ही ज्यादा जीतने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसके साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पर ओवर हो जाता है। जहाँ एक तरफ कौन की स्ट्रेटजी अब क्या थी जो हमें अभी तो बताई नहीं गई है, हमें आगे देखने को मिलेगी। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर वाइट और बैम की बैटल हमें कब दिखाई जाएगी, तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जहाँ आपको पता लगेगा कि आखिर कंट्रोल रूम की गेम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और आखिर कैसे जो ये कैट टावर की सेकंड बैटल है ये कैसे ओवर होगी। और इतना ही नहीं, आपको बैम का एक नया फेस और एक नया नेचर देखने को मिलेगा जिस तरीके की इमोशन वैल्यू अपने आज तक नहीं देखी बैम के लिए। और साथ ही आने वाले टाइम में यामा के फादर को लेकर जो मिस्ट्रीज है और लोबोविया फैमिली के लीडर से जो इनके कनेक्शन है वो और भी ज्यादा अच्छे से रिवील किए जाएंगे। तो इन सभी मिस्ट्रीज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें नोटिफिकेशन देखने के लिए। और वीडियो पसंद आ रही तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर कर अपने फ्रेंड्स के बीच में और आई बटन क्लिक करके वीडियो की रीच को भी जरूर बढ़ाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।